इस केस की जो मुद्दईया थी मुख्तार माई, उसके एक्सटर्नल स्वैब भी पॉजिटिव थे और इंटरनल स्वैब भी पॉजिटिव थे। ऐसा इलाका जहां बिजली न हो, गर्मी की शिद्दत हो, पानी वाफर हो, इन 8 दिनों में मुख्तार माई ने किसी भी तौर पे पानी का इस्तेमाल नहीं किया। इन 8 दिन में वो नहाई भी नहीं और उसको ये भी नहीं पता था कि उसका मेडिकल होना है। ये सब कुछ प्री प्लान्ड था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं कि वो सारी ज़िंदगी किसी कौम, किसी मुल्क, किसी ख़ित्ते या किसी इलाके के ऊपर एक दाग बन के छाए रहते हैं और बंदा जितनी भी कोशिश करे उनसे बाहर निकल नहीं सकता। ये 3 दिन पुराना वाक़या है। मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, एक ख़ातून मेरे पास आई और उसके साथ 2 बच्चियाँ थीं, जिसमें से एक बच्ची की उम्र 7-8 साल या 9 साल होगी और एक की उम्र को 12 साल। और उसने एक चिट पकड़ी हुई है और वो कहती जी कि मेरे बच्ची के साथ कुछ लोगों ने ज़्यादती की है और यहाँ जो इस खित्ते का टिपिकल लफ्ज़ ज़ुल्मात है। तो मैंने पूछा क्या हुआ? उसने मुझे बताया। मैंने कहा बीबी मैं चेक करवा लेता हूँ। जब मैंने अपने नुमाइंदे से, क्योंकि हर शहर में, हर तहसील में, इवन टाउन कमेटी लेवल पे अखबारात के नुमाइंदे मौजूद होते हैं, तो मैंने जब उसको चेक करवाया तो पता चला कि वो जिन लोगों के नाम थे उनके साथ उसके वालदैन के रिश्तेदारों की कोई मुकदमाबाजी चल रही थी और वो आ गई। क्योंकि उसने मुझे सवाल एक ऐसा किया जिससे मुझे शक पड़ा। मुझे कहने लगी ये पीस अखबार में लग जाएगा? मैं कहा जी लग जाएगा। तो कहने लगी वो जो वज़ीर आज़म का होता है वो उस पर चला जाएगा। अब उसे नहीं पता था क्या। मैंने कहा वज़ीर आज़म पोर्टल हुआ जी वही। मैंने कहा जी हाँ उस पर चला जाएगा, हम भिजवा देंगे। उस पर मुझे शक हुआ कि इसको किसी ने बाकायदा समझा के और ट्रेन करके भेजा है। तो मैंने उस पर कहा जी लग जाएगा। फिर मैंने जब नुमाइंदे से पूछा, मैंने वो उसकी जो मालूमात लिखी थी वो मैंने फाड़ के फेंक दी। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। कम से कम 10 से 12 केसेस इस किस्म के पिछले 10-15 साल, 20 साल के दौरान तो सिर्फ मेरे पास ही ख़वातीन आ चुकी हैं बच्चियों को लेकर। दूसरा वाक़या नाज़रीन इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ देह है कि एक ख़ातून मेरे पास आती है जो 2017 की बात है। तो उसके साथ एक बच्ची होती है जो मुश्किल 11 साल की होगी, पतली सी, कमज़ोर सी बेचारी। और उसने मुझे कहा जी कि मेरी बच्ची के साथ मकामी कुछ लोग हैं, बदमाश हैं और उन्होंने ज़्यादती की है। तो मैंने कहा कौन लोग हैं? तो उसने मुझे, एक अनपढ़ औरत थी, देहाती औरत, उसने मुझे ना एक वही उसी तरह कागज़ का एक टुकड़ा निकाल के दिया, जिसके गत्ते का टुकड़ा था, जिसके ऊपर 17 नाम लिखे हुए थे। तो मैंने कहा ये 17 बंदे हैं बीबी? कहने लगे जी इन सब ने मेरी बालड़ी के साथ ज़्यादती की है। अच्छा, मैंने उसको थोड़ी देर बाहर बिठाया कमरे में और मैंने अपने नुमाइंदे से फ़ोन किया। हमारे हर जगह पे नुमाइंदे होते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, तो मैंने अपने नुमाइंदे को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे, जब मैंने मुलज़मान के नाम बताया तो उसने बताया कि इसके ससुराली रिश्तेदारों के कुछ तनाज़ात हैं इन लोगों के साथ, तो ये इल्ज़ाम लगाने के लिए आई है, इसमें सच्चाई नहीं है। अच्छा, मैंने फिर उसको अंदर बुलाया मज़ीद जब कुरेदा, तो मुझे कहने की पीस लग वैसी? मैं कहा जी लग जाएगा। तो नवाज़ शरीफ आसी? नवाज़ शरीफ तो वज़ीर आज़म था। मैं कहा जी बिल्कुल नवाज़ शरीफ आएगा। अच्छा, चौके पैसे डेसी? काफ़ी पैसे देगा। चौके पैसे डेसी? मैं कहा बीबी मेरे को पता क्या नहीं, चौके पैसे डेसी पैसे डेसी तो आपको। वो ख़ातून चली गई। मैंने उसको उखाड़ फेंका रद्दी में की टोकरी में और ख़बर ना लगी। ये वाक़यात 2001 से मुसलसल हो रहे हैं और इस तरह के मामला चलते ही जा रहे हैं। यहाँ हर कोई मुख्तार माई बनने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, ये जो ख़ातून मेरे पास आई, इसने मुझे सारा पुराने जो वाक़यात थे वो मेरी आंखों के सामने फ़िल्म की तरह घूम गए हैं और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, द ट्रू साइड ऑफ द पिक्चर, द रियल साइड ऑफ द पिक्चर। हुआ यूँ, अब देखें मैं उस वक़्त इस्लामाबाद में था, रोज़नामा ख़बरें इस्लामाबाद का रेजिडेंट एडिटर था। मुल्तान से मैं ट्रांसफ़र होकर जा चुका था जब मुख्तार माई वाला वाक़या होता है 22 जून 2001, जुमे का दिन था। अब चेक कर लें, जुमे का दिन था 22 जून 2001 और जुमे के दिन शाम के वक्त, मगरिब के वक्त का ये वक्त है। अच्छा, चाँद की थी उस दिन 12 तारीख। अच्छा, आप गौर फरमाइए कि ये मीरवाला, तहसील जतोई, ज़िला मुजफ्फरगढ़, इस इलाके में 20 किलोमीटर की रेडियस में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। जहाँ बिजली नहीं है, ज़ाहिर बात है वहाँ पंखा भी नहीं है, वहाँ AC भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
और वहाँ जब बिजली ना हो तो चाँद की रोशनी, 11वीं तारीख के चाँद की रोशनी अच्छी खासी होती है, जिसमें चेहरे पहचाने जा सकते हैं। अब ये वाक़या होता है 22 तारीख को बरोज़ जुमा, और इसकी मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर के साइन होते हैं उस पर 29 जून 2001, 22 जून 2001 और 29 जून 2001, यानी कि एग्जैक्ट 8 दिन के बाद पिछले जुमे का वाक़या है। 22 जून का, 29 जून का इसका मेडिकल बन रहा है। और आप ना देखें, तहकीक किया करें। एक बार तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बाज़ार में खड़े हुए और लोगों से कह रहे, लोगों बस तुम गौर व फिक्र किया करो, तुम तहकीक किया करो। कुरान भी जगह जगह कुरान मजीद में तहकीक का हुक्म देता है, सोच विचार का हुक्म देता है कि इंसान तुम सोचो। अच्छा, अब गौर फरमाइए, तहकीक कीजिए, मेरी बातों में ना रहिए कि 8 दिन के बाद एक ऐसा इलाका जिसमें बिजली नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ एसी नहीं है, वहाँ पंखा भी नहीं है, और जून की गर्मी जो इस इलाके के लोग रहने वाले हैं, दरियाए सिंध के झैली इलाके के, वहाँ इतनी शदीद गर्मी होती है कि वहाँ रहना महाल होता है। वहाँ 11 बजे लोग दरख्तों के साए में जाके बैठ जाते हैं, शाम तक वहाँ धूप में निकलना मुश्किल है। रेतला इलाका, हवा चलती है तो चुभती है इतनी तेज़ी से जिस्म को, बंदा के लिए धूप में खड़ा होना मुश्किल होता है। इस शिद्दत की गर्मी और 8 दिन में इस केस की जो मुद्दईया थी मुख्तार माई, उसके मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, मैं ज़ाती बात नहीं कर रहा, मैं मेडिकल रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। अब मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसके एक्सटर्नल स्वैब भी पॉजिटिव थे और इंटरनल स्वैब भी पॉजिटिव थे। गोया इन 8 दिनों में मुख्तार माई ने किसी भी तौर पे पानी का इस्तेमाल नहीं किया। वो जिस्मानी ज़रूरत के लिए भी बाथरूम भी अगर गई तो उसने पानी इस्तेमाल नहीं किया। इन 8 दिन में वो नहाई भी नहीं, और उसको ये भी नहीं पता था कि उसका मेडिकल होना है। क्या नाज़रीन कराम, माशाल्लाह आप ज़ीरक हैं, समझदार हैं। क्या आप समझते हैं कि ये मुमकिन है कि एक ऐसा इलाका जहाँ बिजली ना हो, गर्मी की शिद्दत हो, पानी वाफर हो, वहाँ कोई बंदा नहाए ना, पानी इस्तेमाल ना करे? ये सब कुछ प्री प्लान्ड था, बना बनाया खेल था। इसको प्लेटफार्म दिया गया और इसको सजाया गया, और इसको सारे पाकिस्तान के मुंह पे बदनामी की दाग और कालक मलना था, वो मल दिया गया। अब मेडिकल ऑफिसर जतोई की, खातून मेडिकल ऑफिसर से ज़बरदस्ती साइन करवाए गए, और साइन करवाने वाले कौन थे वो एक बहुत तवील कहानी हो जाएगी। कुछ लोग जाते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट लिखी हुई है, बीबी डॉक्टर साहबा इस पर साइन कर दे, वो साइन कर देती है। नौकरी करनी है, उसकी नौकरी है, बस साइन कर देती, बात ख़त्म। अब मेरा एक और सवाल है आपसे। हम पंजाब के लोग हैं, ये सराइकी बेल्ट हो, सिंध हो, पंजाब का सिंध का एक कल्चर है, हया का इसमें कल्चर है। ये बात आप मानेंगे कि जो मस्तोई थे जिन पे इल्ज़ाम लगा मुख्तार माई के साथ रेप का, इज्तिमाई गैंग रेप का, और देखें एक और बात, 97 में एक सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्मनामा जारी होता है कि जहाँ इज्तिमाई ज़्यादती या रेप केस में एक से ज़ायद मुलज़म हों तो उसमें DNA करवाया जाए। उस वक़्त तक पर्चा ना दर्ज किया जाए जब तक DNA ना हो। और नाज़रीन, DNA से सिर्फ डिटेक्ट हो सकता है कि कौन मुलज़म था, कौन मुलज़म नहीं था, कितने लोग थे, वरना कोई तरीका नहीं है इसको जांचने का या इसके मुलज़मान को डिटेक्ट करने का। और पाकिस्तान में DNA 97 में इंट्रोड्यूस हो चुका था, वो महदूद पैमाने पे था लेकिन इंट्रोड्यूस हो चुका था। अब इस केस में DNA भी नहीं करवाया गया तो मुलज़मान की एक पूरी तवील फहरिस्त बन गई। ये तो बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि ये मैं पाकिस्तान का वाहिद जर्नलिस्ट था जिसने अदर साइड ऑफ द पिक्चर जो है उस पर लिखा। और परवेज़ मुशर्रफ साहब उस वक़्त सदर पाकिस्तान थे। वो जब ऑकलैंड गए तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया उन पर चढ़ दौड़ा, मुख्तार भाई के वाले सवाल जवाब शुरू हुए। तो उन्होंने मेरा फ़ीचर, वही जो मैंने रोज़नामा उसाफ़ में लिखा था, उस वक्त मैं उसाफ़ का रेजिडेंट एडिटर था, जो लिखा था उन्होंने मेरा फ़ीचर उठा के 1 उसको वो ले गए, यहाँ से मंगवाए उन्होंने कॉपियाँ बाई एयर, और उन्होंने कहा ये भी एक मौक़िफ़ है, एक अदर साइड ऑफ द पिक्चर भी है, आप इसको भी देखें। और मैंने उसको ट्रू साइड जो पिक्चर थी वो मैंने उस पर लिखी हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह
कई साल बाद चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, साबिक चीफ जस्टिस, उनका जो फ़ैसला आता है वो फ़ैसला मेरे कई साल पहले लिखे फीचर के बिल्कुल डिट्टो कॉपी आप समझ लें। कहाँ मैं एक मामूली जर्नलिस्ट और कहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनकी पूरी लॉ की टीम और सीनियर वकला। लेकिन जो मैंने हदूद क़यूद या जो मैंने उसमें सवालात उठाए थे, सुप्रीम कोर्ट भी उन सवालों से बाहर ना निकल सकी। मैंने एक सवाल उनमें से ये भी उठाया था कि जनाब, एक कच्चा घर जिसके 3 कमरे हैं और सामने एक शेड सा है कच्चा जिसमें भैंसें बंधी हुई हैं, ये मस्तोइयों का घर था जिसका मेन गेट क्या, दरवाज़ा ही नहीं है। गांव में उन इलाकों में आज भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां दरवाज़ा नहीं होता, वो मट्टी की एक दीवार सी ओट सी बना देते हैं, वहीं से लोग आते जाते हैं। उस घर का दरवाज़ा नहीं था। ये मैं ही नहीं, हज़ारों लोग इसको जान सकते हैं जो उस वकूए पे, स्पॉट पे, जो इवेंट पे गए, इवेंट कवर करने गए। अब 3 कमरे हैं। एक कमरे में अब्दुल खालिक रहता है, मस्तूई ताज माई का बेटा, जो विक्टिम है, जो मुल्ज़म है इसमें। अब्दुल खालिक रहता है, उसकी बीवी रहती है, उसकी 3 बच्चे रहते हैं। दूसरे कमरे में अल्लाह दिता रहता है, ये भी ताज माई का दूसरा बेटा, ये भी मुल्ज़म था, इसने भी जेल काटी, उसकी बीवी रहती है और 2 बच्चे रहते हैं। तीसरे कमरे में इन दोनों की, अब्दुल खालिक और अल्लाह दत्ता की वालदा ताज माई, उसकी बेटी सलमा, उसकी छोटी बहन और एक भाई रहता है, और तीनों कमरे कच्चे हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ये मुमकिन है कि 2 सगे भाई अपनी बीवियों, अपनी जवान बहन, अपनी माँ और अपने भाइयों की मौजूदगी में, अपने मासूम बच्चों की मौजूदगी में एक ही कमरे में एक औरत के साथ एक दूसरे के सामने रेप करें? और ये रेप भी ऐसा हो, हमने रेप देखे हुए, मैंने तरड़ा मोहम्मद बना में एक रेप केस कवर किया, मैंने और मुख्तलिफ रेप केस कवर किए। इतनी अजियतनाक सूरत हाल होती है ना उन बच्चियों की जो मुज़ाहमत करती हैं, उनके ज़ख़म जिस्मों पे घसीटा जाना। अब यहाँ ये बताया गया उसको कितना फासला, कई सैकड़ों फुट जनाब घसीटा गया, और मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि मुख्तार माई के जिस्म पे घसीटे जाने का कोई रगड़, कोई खराश तक न थी। और फिर जो उनके साथ ज़्यादती का वाक़या, उसको चारपाई पे फेंका गया, उसके जिस्म के ऊपर कोई निशान रगड़ का या खराश नहीं थी। ये ऐसा रेप था कि सगे भाई 2 थे, दरिंदगी थी, उनकी माएँ बहनें, उनकी अहलिया वो बाहर बैठी हुई थी और अंदर रेप हो रहा है। डू यू थिंक, रिस्पेक्टेड नाज़रीन कराम, डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल? ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। ये एक बना बनाया खेल था, और जिन जिन लोगों ने इसको बिगाड़ा, आज उनमें से बाज़ करोड़ोंपति नहीं है, अरबोंपति हैं। नाज़रीन, अरबोंपति। उनमें से बाज़ लोग आधी दुनिया की सैर ये मुख्तलिफ NGOs की दावत पे कर चुके हैं। उनमें से कुछ लोग डेरा गाजी खान डिवीज़न के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। उनमें से कुछ लोग प्रॉपर्टी के इतने बड़े टाइकॉन बन चुके हैं कि जनूबी पंजाब में उनके लेवल का, इस खित्ते का कोई बड़ा प्रॉपर्टी का लैंड डेवलपर नहीं है। ये सारी बरकत, नौज़बिल्ला, बरकत इन इन्वर्टेड कॉमास, ये सारी बरकत उसी एक केस की थी। मुख्तार माई के केस से पहले, 2001 से पहले, तहसील जतोई ज़िला मुजफ्फरगढ़ में एक NGO नहीं थी। आज वहाँ 250 से ज़ायद NGOs रजिस्टर्ड हैं। मुझे मेरे जाने वाली खतून ने बताया, वो भी NGO के लिए मुजफ्फरगढ़ में काम कर रही थी, कहती सर मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये हमें अजीबोगरीब हमारी असाइनमेंट है। मैंने कहा क्या असाइनमेंट है? कि जी इस गांव में कितनी मसाजिद हैं, इस गांव में जो मसाजिद हैं वो किस किस मकतबा फ़िक्र की हैं, इस गांव के दाखिली रास्ते कितने हैं, खारजी रास्ते कितने हैं, ये पक्की सड़क से कितना दूर है, इस गांव में जो लोग रहते हैं वो किस किस मकतबा फ़िक्र के हैं, इस गांव का जो सबसे ज़्यादा साहिब राय आदमी है वो कौन है, उसकी क्या तालीम है, क्या उसकी हैसियत है, और वो किस मकतबा फ़िक्र से है, किस फ़िरके से है। NGOs जिन्होंने फलाही काम करने होते हैं उनके ये सवाल नहीं होते। और ये मुझे मेरी शागिर्द जो मेरे पास काम करती रही, बाद में उसने NGO ज्वाइन की, उसने कहा जी ये परफॉर्मे हैं जो हम भर के पाकिस्तान से बाहर भिजवाते हैं। तो ये वो सूरत हाल मुख्तार माई वाला केस था। इसमें इतना कुछ है कि मैं इस पर
इस तरह की 10 एपिसोड भी रिकॉर्ड करवाता रहूं। और मुझे देखें, मुझे किसी डॉक्यूमेंट को देखने की ज़रूरत नहीं, कोई एक एक चीज़ मेरे टिप्स के ऊपर है। मुख्तार माई ने, NGOs ने, इस्लामाबाद के बहुत बड़ी NGOs, नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ इशू तक है, पर्सनैलिटीज़ तक नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक साहब जो नश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के सामने वीडियो, जो किसी ज़माने में ब्लैक वो वीडियो केसेट्स होती, वो किराए पे देते थे और सैकड़ों की मरम्मत की दुकान करते थे। आज उनका इस्लामाबाद में कितने करोड़ रुपए का घर है, ये हम आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इस केस को जब मैंने उठाया, मैंने 42 करोड़ रुपए हर्जाने के दावे भुगते, मुकदमात हुए, मेरे ऊपर केसेस हुए, थानों में दरखास्तें दी गई, लेकिन एक जो मैं समझता था कि सच है, मैं उसके लिए लड़ता रहा। अल्लाह पाक ने बरकत दी। और जो मैंने लिखा, मेरे लिखे के कई साल बाद वही फ़ैसला चीफ जस्टिस ने दिया और तमाम के तमाम मुलजमान उसमें बर्री नहीं, बाइज़्ज़त बरी हुए। ये वो सूरत हाल थी। मैं इस पर मज़ीद डिटेल में कभी आपसे बात करूँगा कि जिरा में क्या हुआ, कैसे हुआ। और इसमें वो कहते हैं ना कि सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो मैं अपने गिरेबान में झांकते हुए ये कहता हूँ कि ये मीडिया का बिगाड़ा हुआ केस था और पूरे पाकिस्तान को बदनाम करने वाले इस केस की इब्तिदा 3000 रुपये से शुरू हुई थी। एक शख्स ने 3000 रुपया एक मकामी मुल्तान के अखबार के जतोई में नुमाइंदे को दिया था और उसे कहा था कि यार ये ख़बर ज़रा लगा दो कि पंचायत के हुक्म पर लड़की से ज़्यादती, मुख्तार माई से ज़्यादती। उसने एक लोकल अखबार था, उसमें ख़बर लगी, वो 3 कॉलम लगी। दूसरे दिन बाकी अखबारात के नुमाइंदों ने, नोटिस के इंचार्ज जो सरबराहान थे, उन्होंने कहा भी ये क्या ख़बर है, हमारे यहाँ क्यों नहीं। किसी नुमाइंदे ने तहकीक करने की कोशिश नहीं की। सब ने उसी नुमाइंदे से रब्ता किया कि यार वो क्या ख़बर है, हमें भी दे दो। उसने दे दी। और अगले दिन, जो पहले दिन सिर्फ एक अखबार में 3 कॉलम थी, अगले दिन एक अखबार की वो सुपर लीड थी, एक अखबार की अपर हाफ में 3 कॉलम थी और तमाम अखबारात में उसका ढंडोरा पिट चुका था। और फिर नज़ीर बब्बर गालबन नाम था SHO जतोई का। अगर वो हयात हैं तो उन्हें आज भी याद है कि यह केस किस किस्म का था, केस झूठा था। पहले दिन वो कहते थे केस झूठा था। ये केस का असल मुलज़म कौन था? मुख्तार माई का भाई अब्दुशकूर, जिसको बाद में FIR में और NGOs ने और तहकीक में लिखा गया कि जनाब वो मासूम था, वो शीर ख्वार था, वो मासूम था, वो नाबालग था। और उस नाबालग की शादी मुख्तार माई के केस के ठीक 1.25 साल बाद होती है उस नाबालग की, और वो नाबालग अब 5 बच्चों का बाप है, अब्दुशकूर। तो ये सारा एक बना बनाया केस था। बाद में NGOs बढ़ गई और मैं किसी हद तक साबिक जो गवर्नर पंजाब हैं खालिद मकबूल साहब, उन्होंने भी इसमें जल्दबाजी का मुजाहरा किया। चीफ जस्टिस साहब ने भी इसमें जल्दबाजी का मुजाहरा किया। और उसी वक्त देखें, एक SHO और DSP के लेवल की तफ्तीश है ना, जब उसमें DIG आगे बैठ जाएगा तो बहुत से फैक्ट्स जो हैं वो खुफिया और तशना रह जाएंगे। ये सूरत हाल थी। और इसमें अब क्या था, असल तो मजलूम मस्तोई थे, क्योंकि मस्तोइयों की बच्ची थी सलमा, जिसके पीछे पड़ा हुआ था मुख्तार माई का भाई अब्दुशकूर। और मुख्तार माई को मीडिया ने और इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ा गरीब लिखा। मुख्तार माई मस्तोइयों के निस्बत अमीर थी। अच्छा, मस्तोइयों को जागीरदार लिखा जा रहा है। मस्तोइयों के घर कच्चे थे, मुख्तार माई के घर का एक कमरा पक्का था। मुख्तार माई के पास ट्रैक्टर था, वालिद के पास। और मुख्तार माई का जो वालिदा ग़ुलाम फ़रीद ततला, उसका उस इलाके में सबसे बड़ा लकड़ी की चराई का आरा था। और जिसका अपना लकड़ी की चराई का आरा हो, जिसके पास ट्रैक्टर हो, वो गरीब या भूखा नहीं होता। असल में खेत से पकड़ा गया था अब्दुशकूर मस्तोइयों की लड़की सलमा के साथ, और पुलिस उसको ले गई थी। और एक था वो, उसका नाम था पचार कौम का था, वो जाके थाने में से छुड़ा के लाया। और छुड़ाने के इवज़ ग़ुलाम फ़रीद ततला, जो मुख्तार माई का वालिद था, उसने उसको एक गाय का बछड़ा दिया। उसने वो बेचा, थाने में जाके किसी ASI को पैसे दिए
और ताकि ये पंचायत में मामला हल हो तो उसको अब्दुल को उसी शाम थाने से ले आए। और चूँकि हमसाए थे, मुख्तार माई कौम ये ततले गुज्जर थे और वो लोकल बलोच सराइकी हैं जो कि मस्तोई सराइकी हैं, वो बलोच कौम के हैं। तो ये कई सालों से हमसाए थे, अब भी हमसाए हैं। ये सारी कहानी थी। उसको थाने से घर ले आया, वहाँ पंचायत बैठ गई और पंचायत को क्या रंग दिया गया ये मैं कभी आपसे फिर शेयर करूँगा। लेकिन अभी मैंने 2 सवालात सिर्फ उठाए हैं, वरना उठने को दर्जनों सवालात हैं। पहला सवाल मैंने ये उठाया कि क्या एक ऐसा खिता जहाँ बिजली नहीं है, वहाँ पंखा नहीं है, जून की गर्मी है, पसीना सर से शुरू होता है, पाँव तक भीग जाते हैं, इतनी शिद्दत की गर्मी होती है, लोग घड़ों के घड़े पानी के पी जाते हैं लेकिन पसीना नहीं रुकता। और 22 तारीख का वकूआ, 29 तारीख का मेडिकल, क्या एक्सटर्नल इंटरनल स्वैब पॉजिटिव आ सकते हैं? क्या जिस्म के बैरूनी हिस्से पर कोई मवाद 8 दिन रह सकता है कि एक ख़ातून पानी भी इस्तेमाल नहीं करती, उसको पसीना भी नहीं आता और उसके घर में एसी भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, बिजली भी नहीं है? एक तो मेरा ये सवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या 2 सगे भाई अपनी माँ, अपनी 2 बीवियों, अपनी बहनों, जवान बहनों और अपने बच्चों की मौजूदगी में एक ही कमरे में एक दूसरे के सामने बरहना होकर किसी खातून से ज़्यादती कर सकते हैं और फिर उस ज़्यादती में उस खातून के जिस्म पर कोई स्क्रैचेस भी ना हो? ये नाज़रीन नामुमकिन है। यही मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये पुराना वाक़या, मट्टी पड़ गई, गर्द पड़ गई थी इस पर, याद इसलिए आया कि आज मेरे पास एक खातून इसी किस्म का केस लेकर आई और रिकॉर्ड गवाह है, यह रिकॉर्ड की बात है, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, कि दर्जनों ख़वातीन मुख्तार माई बनने पर तुली हुई है। ये मीडिया मैनेजमेंट है और ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है और ये इंटरनेशनल मीडिया का रोल है और ये पाकिस्तानी मीडिया की, मैं ख़ुद मीडिया में हूँ लेकिन मैं तस्लीम करता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया की नालायकी, मिसमैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म के ऊपर ही सेड जर्नलिज़म का गलबा, ये सारे वाक़यात थे। इंशाअल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, मज़ीद भी इस पर बात होगी। खुदा हाफ़िज़।